हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बिकॉज इससे पहले जो भी मैंने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले का जितना भी कंटेंट था वो कवर अप हो चुका है। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के पहले चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो उसी में ये टॉपिक आगे रहेगा जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हेडिंग क्या रहने वाली है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। आप सभी के लिए डेफिनेशन मैटर नहीं कर रही है इस बार, आपको सिर्फ मतलब समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्योंकि आप सभी को पता कि जो आपका टर्म 1 एग्जाम होगा वो बेस्ड है एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर्स पे। तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू आएंगे, आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ज्यादा रटना नहीं है, डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कंसेप्ट को समझना है, डेरिवेशन कैसे हो रहा है ये जानना है। अगर नहीं याद रह रहा है तो ये मैटर नहीं कर रहा, लेकिन उससे रिलेटेड आपको टर्म आने चाहिए, तभी तो आप राइट आंसर पे टिक कर पाओगे। ओके, सो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डेफिनेशन में आप सभी ने पढ़ा होगा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines which is passing through a surface area। किसकी बात कर रहा है ये, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, और बोल रहा है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पार्टिकुलर सरफेस एरिया से पास होके जाता है वही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक सरफेस है और ये सरफेस को हमने प्लेस किसके बीच में किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में प्लेस किया हुआ है। तो इन पैरेलल लाइन से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक सरफेस एरिया हमने रखा हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले तो समझ लेते हैं, थोड़ा सा जो डेफिनेशन है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो पार्टिकुलर सरफेस एरिया है, इससे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होके जाएगा या फिर जितना इसको टच करेगा वही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप मीनिंग समझ गए कि हमारे लिए मैटर क्या करता है, हमारे लिए मैटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चाहिए, एक सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या समझना होगा आपको, जो सरफेस एरिया है और उससे जो हमें फ्लक्स मिलता है वो फ्लक्स डिपेंड करता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई ई डिपेंड करता है किस पे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और जो फाई ई है इट्स डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। समटाइम इसको हम ए और एस दोनों से दिखा सकते हैं, ए फॉर एरिया और एस फॉर सरफेस एरिया। और जो फाई ई होता है वो डिपेंड करता है आपका किस पे, थीटा पे डिपेंड करता है। अब ये इन चीजों पर, मतलब अगर हम इनको इक्वेशन बना के डालना चाहें तो यहां पे डाल सकते हैं। वैसे इतना ज्यादा डिटेल में डेरिवेशन करने की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बट आपको समझना है कि अगर ये इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो किस तरह से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, इससे पहले की क्लासेस में पढ़ रखा था कि जो एरिया होती है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया सम टाइम स्केलर की तरह बिहेव करता है और सम टाइम वेक्टर की तरह बिहेव करता है। दैट्स वाई एक तीसरे टाइप की क्वांटिटी होती है जिसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो एरिया को उस तरह की क्वांटिटी में रखा जाता है, तो उसी की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर आप समझिए कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इधर से जा रही हैं और सरफेस को हमने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो आपका मतलब क्या है समझाने का आपको, कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सरफेस को क्रॉस करके निकले, मतलब सरफेस को टच करके निकले या सरफेस से होके निकले, तभी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा आपको। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा एरिया पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, देन आफ्टर एंगल पे, थीटा पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो आपको एरिया वाले कंसेप्ट को समझना है। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है, ये अम्ब्रेला का, ये छाते का एग्जांपल लिया जाता है, छतरी का। तो अगर हम ऐसे मान के चलते हैं कि हमने ऐसे छाते को ऐसे पकड़ा हुआ है और ये छाते के ऊपर का एरिया है, ये पूरा एक सरफेस है, ठीक है। और अगर हम सरफेस को ऐसे देख रहे हैं तो सरफेस का एरिया वेक्टर उस सरफेस के कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बनता है।
आप ऐसे समझ के चलिए कि अगर ये एक सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, आपकी तरफ बन रहा होगा, मतलब इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर बन रहा होगा, आपकी तरफ, ऐसे मान के चलते हैं। वैसे एरिया तो स्केलर ही होता है, एरिया एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है जो छोटा सा हम सरफेस मान के कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन इतना डिटेल में जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप इतना समझिए कि ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किस तरफ बन रहा होता है, आपकी तरफ बन रहा होता है, मतलब एरिया एलिमेंट का वेक्टर किसकी तरफ बनेगा, आपकी तरफ बनेगा। अगर सरफेस कुछ ऐसा है और हमने ऐसे छतरी लगा रखी है तो उसका एरिया वेक्टर किधर बन रहा होगा, नीचे की तरफ बन रहा होगा। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं सरफेस ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर किधर बन रहा होगा, ऊपर की तरफ। सरफेस अगर कुछ इस तरह से है तो एरिया वेक्टर किधर बन रहा होगा, इस साइड को बन रहा होगा। तो आपको ये चीज समझ के चलनी है कि जिस साइड से हम सरफेस को देख रहे होते हैं उसके परपेंडिकुलर क्या बनता है, एरिया वेक्टर बनता है, उसी तरफ सरफेस एरिया की डायरेक्शन ली जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सरफेस अगर आप ऐसे रखोगे तभी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस होकर निकलेंगी, अदरवाइज नहीं निकलेंगी। और अगर सरफेस कुछ इस तरह से हो जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल जाएंगी, कुछ इधर से निकल जाएंगी, आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स जीरो मिलेगा। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको प्रूव करने के लिए छतरी का सिंपल सा एग्जांपल लिया जाता है कि अगर छतरी को ऐसे रखा हुआ है तो इस पे ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं और इस बारिश की बूंदों का टकरा के यहां पर इकट्ठा होना बकेट में, ये वाटर के फॉर्म में बकेट में इकट्ठा हो रही हैं, इस तरह से ये इकट्ठा हो रही हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर बारिश की बूंदें नीचे की तरफ हो रही हैं तो छतरी को कैसे रखना पड़ता है, ऐसे रखना पड़ता है, तभी तो पानी उस पर टकराएगा। और अगर हमने छतरी को घुमा दिया, मतलब जो एरिया एलिमेंट था, जो एरिया वेक्टर था, उसको मैंने मूव करा दिया, तो अभी छतरी ऐसी हो गई तो बारिश की बूंदें इधर उधर से निकल गई। मतलब डायरेक्शन बदलने से, ये जो एरिया था इसका डायरेक्शन बदलने से आपका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। तो यहां पर एरिया किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सो एरिया को हम कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, वेक्टर मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात आप समझ चुके होंगे। तो आपका जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है इसके सरफेस एरिया पे। और एक बात और, अगर बारिश की बूंदें जितनी ज्यादा तेज हो रही होंगी उतना ही ज्यादा तो पानी इकट्ठा होगा बकेट में, वाटर आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। सो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा फ्लक्स भी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो ये पहला जो इक्वेशन है ये भी प्रूफ हो जाता है और एंगल वाली कहानी भी आप समझ चुके हो। तो ये इन तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग मिला देते हैं तो आपको फाई का एक नया फॉर्मूला मिलता है विच इज ES और साथ में cos थीटा लेते हैं, बिकॉज ये एक डॉट प्रोडक्ट है और E एक वेक्टर है और सरफेस एरिया भी यहां पर वेक्टर ले लिया जाता है और फ्लक्स कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप कई अलग अलग तरह से भी लिख सकते हो। अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं सरफेस का, सो ये इंटीग्रेशन के अंदर d फाई E एंड यहां भी इंटीग्रेशन लगेगा E वेक्टर डॉट S वेक्टर। यहां पर अभी हमें वेक्टर, ये डॉट नहीं लगाना है, वेक्टर नहीं लगाना, बिकॉज ये हमने क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ये आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्म है। और ये क्या हो गया, d फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर। जब ये डॉट हटता है तो क्या मिलेगा आपको, d फाई E इज इक्वल टू E S cos थीटा। ओके, और इसको अगर हम इंटीग्रेशन के अंदर रख रहे हैं तो अभी भी ds लिखना पड़ेगा स्मॉल एलिमेंट के लिए और यहां भी ds लिखना पड़ेगा। ये ds वो छोटा सा सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस छोटे से सरफेस एरिया। अगर हम छोटा सा एलिमेंट ले रहे होंगे, इधर ले रहे होंगे, कहीं भी ले रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह के लिए कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, दैट्स वाई ये कांस्टेंट रहता है। बाकी ये ds के टर्म में आ गया और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहुत जगह पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, द क्लोज इंटीग्रेशन d फाई E इज इक्वल टू द होल इंटीग्रेशन E डॉट ds cos थीटा। अब हम यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा सकते बिकॉज cos थीटा हमने ले लिया, मतलब हम मैग्नीट्यूड का टर्म रख रहे हैं। और इस क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि चार्ज कैसा है, इनसाइड है, किसी स्फेरिकल बॉडी के अंदर चार्ज है। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन है और ये मतलब मे भी चार्ज बाहर है लेकिन उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को हिट कर रही हैं। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है फ्लक्स का, क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds। अगर हम स्मॉल एलिमेंट के लिए ले रहे हैं तो d फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds। इसके ऊपर भी वेक्टर लगाओ, इसके ऊपर भी वेक्टर लगाओ, और वेक्टर हटाना तो E डॉट ds cos थीटा। और यहां पर अगर हम टोटल पूरा निकालने होंगे तो सरफेस एरिया को एट द लास्ट क्या मान लेते हैं, S, और ये हमारा क्या हो जाता है, फाई E। अब अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट होता है E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम, और S फॉर सरफेस एरिया विच इज मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो न्यूटन का होता है, मतलब फोर्स का होता है ml t-2, और मीटर का होता है L2, और कूलॉम बोले तो AT
क्या होता है AT, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूला होता है, तो क्या निकल के आने वाला है ML, और ये हो जाएगा T, ये T ऊपर जाएगा तो T -3 हो जाएगा, और ये L ऑलरेडी इससे मिलके 3 हो जाएगा, और A -1 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होता तो किससे रिप्रेजेंट करते इसको हम लोग, फाई बी से रिप्रेजेंट करते। वो एक अलग बात है, वो जब वहां पे आएगी तो आपको एक्सप्लेन करा जाएगा, लेकिन ये आपको समझना है बेसिक। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपसे इसका यूनिट पूछ सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है, इसके फॉर्मूले लिख सकता है 4 अलग अलग तरह से, और पूछ सकता है कौन सा सही है, ये आपको बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। डेफिनेशन अगर आपको नहीं लर्न रहती है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बेसिक आप जान लो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, नवंबर में ही एग्जाम होने वाले हैं, और एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाने चाहिए जिससे कि आप इजिली कुछ कर सको अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर बोर्ड को रब करते हैं। आई नो मैं वीडियो में बहुत जल्दी बोल रहा हूं, रीजन ये है कि आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड ना करना पड़े, आप जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूं उसी स्पीड में आप पढ़ पाएं। चलिए, तो अब कुछ बातें और कर लेते हैं, कुछ टर्म्स जो रिलेटेड हैं आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो आप सभी ने अभी जाना कि इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट्स नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। मतलब जो फ्लक्स की बात कर रहा हूँ ये डिपेंड नहीं करती, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। और कुछ बातें और कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बॉडी का शेप एंड साइज कैसा भी हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ज मस्ट बी इनक्लोज, मतलब चार्ज कैसा होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, बॉडी के अंदर क्लोज होना चाहिए, चार्ज उस बॉडी के अंदर होना चाहिए, स्फीयर के अंदर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, बॉडी कैसी होनी चाहिए, 3D होनी चाहिए। मतलब चार्ज को क्लोज करना बहुत जरूरी है, अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो फ्लक्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक स्फेरिकल बॉडी है, तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले और बस निकल गए। आपको फ्लक्स क्या मिला, यहाँ पे 0 मिला, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिला, 0 मिला। चार्ज ही इनक्लोज नहीं था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, 0। और अगर चार्ज इनक्लोज होगा तो फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, समथिंग, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब इसी से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, आप सभी इसका आंसर दीजिएगा। आंसर कैसे दोगे, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास में प्लस क्यू एक चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज को हमने कुछ ऐसे रखा हुआ है। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको ऐसे रखा हुआ है, और ये कोई बॉडी है, कोन जैसी बॉडी है, ऐसे मान के चलते हैं। और इसमें हमने 2 ऐसे सरफेस कंसीडर किए हुए हैं, 2 सरफेस कंसीडर किए हुए हैं। ये हमारा सरफेस है S2 और ये सरफेस है S1। आपको बताना है, आपके लिए, वैसे मैंने डायग्राम बहुत गंदा बनाया बट आप समझ सकते हो थोड़ा सा। आपको बताना है, पहला ऑप्शन आपको मैं देता हूं कि जो S1 है इज ग्रेटर देन S2, और मैं दूसरा ऑप्शन आपको देता हूं S2 इज ग्रेटर देन S1, और तीसरा ऑप्शन देता हूं S1 इज इक्वल टू S2, एंड चौथा ऑप्शन देता हूं आपको दे देता हूं यहाँ पर कि आई डोंट नो। सो वैसे ये ऐसा कुछ ऑप्शन आता नहीं है, बट फिर भी तो इनमें से A B C D में कौन सा करेक्ट होगा। सो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन की तरफ ध्यान दो, आप बोलोगे सर अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि डेफिनेशन मैटर नहीं करती। हाँ भाई मैटर करती है, लेकिन कॉपी में नोट्स बनाना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, डेरिवेशन लिखने इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। आपको इस बार चीज़ें आनी चाहिए, कंसेप्ट आने चाहिए। तो उसमें क्या बोला गया था आपको, उसमें बोला गया था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस एरिया। और अगर मैं बात करूं तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले सरफेस से गुजरेगा ना, उतना इस वाले सरफेस से गुजरेगा। तो इन दोनों के लिए जो फ्लक्स निकल के आएगा, S1 S2 S1 S2 करके मैंने लिखा है। मैं एक जगह ऐसे ऑप्शन भी दे सकता था, मैं बोल सकता था φ1 इज ग्रेटर देन φ2 एंड φ2 इज ग्रेटर देन φ1, एंड मैं ऐसे दे सकता था φ1 इज इक्वल टू φ2, तो ये ज़्यादा करेक्ट होता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, किस सरफेस के लिए, S1 S2 सरफेस एक दूसरे के इक्वल होंगे। सरफेस के शेप एंड साइज पे मैटर ही नहीं कर रहा, तो इक्वल होने का कोई मतलब भी नहीं बनता, तो फ्लक्स आपका क्या रहेगा, बराबर। सो द करेक्ट आंसर इज φ1 इज इक्वल टू φ2। तो अगर सही से देखा जाए तो सरफेस यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या लिखना जरूरी है, फ्लक्स के अमाउंट को लिखना जरूरी है। सो योर करेक्ट आंसर इज C, φ1 इज इक्वल टू φ2। तो कुल मिला के मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस सरफेस से पास होके जाती हैं।
इस टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, फिर से रिवाइज कर लो कि इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि आपको बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला आते होंगे। ये शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, सरफेस के अंदर होना चाहिए, और इसके लिए सरफेस कैसे होने चाहिए, 3D होने चाहिए। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इतना स्पीड में बताने का मेरा रीजन यही है कि टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी से देख लो, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतने ही के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम हम यूं कह सकते हैं कि फ्लक्स का एक मॉडिफाई वर्जन है, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग जानने वाले हैं कि गॉस ने क्या बोला था। तो इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ रखा था, आपने फ्लक्स पढ़ रखा था। तो फ्लक्स में तो कुछ ऐसे ही पढ़ा था आपने, द होल इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अगर हम इनके ऊपर वेक्टर लगाते हैं तो कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, और अगर हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। और अगर चार्ज अंदर है तो ये क्लोज इंटीग्रेशन हुआ करता था। लेकिन यहां पर गॉस ने कुछ डिफरेंट वे में समझाया। गॉस ने बोला कि जो होल इंटीग्रेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यही है गॉस थ्योरम। ये क्या है, गॉस थ्योरम। एक प्यारी सी सुंदर सी हेडिंग डालिएगा, गॉस थ्योरम, और इस फॉर्मूले को आप मेंशन कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट से पहले से ही आप परिचित हैं। वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और आई थिंक इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है। एक्चुअल में इनका कहना ये था कि अगर हम किसी भी सरफेस को कंसीडर करते हैं, सो सरफेस का शेप एंड साइज कैसा भी हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा सरफेस लेना पड़ेगा, एक छोटा सा इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, और उस इमेजिनरी सरफेस को ही गॉसियन सरफेस बोला गया था। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने मान लिया कि मैंने एक रिजिड बॉडी लिया हुआ है यहाँ पे, और मैंने एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया हुआ है, इसी को गॉसियन सरफेस बोला जाता है। अब आपको पता है कि इसको अगर हम छोटा सा सरफेस मानेंगे तो इसको डीएस मान लेंगे, और अगर डीएस के लिए अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया तो जो भी अमाउंट होगा उसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल बॉडी के लिए पता चल जाएगा। तो जो होल इंटीग्रेशन होता है विच इज इक्वल टू क्यू, जो नेट चार्ज होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है, मतलब टाइम्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। सो दैट्स व्हाई द होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रट जाना चाहिए, दिस इज गॉस थ्योरम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जिससे 4 से 5 डेरिवेशन बनते हैं, और वो 4 से 5 डेरिवेशन होते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जितना भी डिस्कशन हुआ है फ्लक्स और गॉस थ्योरम की, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हम सबसे पहले लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए निकालेंगे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बाद में एक सीट के लिए निकालेंगे, फिर पैरेलल सीट के लिए निकालेंगे, फिर एक स्फेरिकल बॉडी के लिए निकालेंगे, फिर हम लोग एक रिजिड बॉडी के लिए निकालेंगे, और इतना ही काफी होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।